नागपुर के शंकर नगर स्थित साई समाग्रह में समृद्ध भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने हेतु एक भव्य सामाजिक एवं स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत रत्न मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मिशन प्रगति से समृद्धि प्रेरणा हेतु संवाद की भावना के अनुरूप समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाना और उनके सपनों को आगे बढ़ाना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्वप्न पूर्ति कला केंद्र की टीम ने संगीता देशपांडे के निर्देशन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की विविधता और समृद्ध संस्कृति का शानदार प्रदर्शन किया। भारत माता की भूमिका में श्रीमती रीता बिलापुरे की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के प्रेरणादायी संबोधन और विचार विमर्श सत्र में विशिष्ट वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे ने भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने हेतु मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। पूर्व आयकर आयुक्त धनंजय धार्मिक ने कर सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अलग विदर्भ राज्य बनने से बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन संभव होगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। श्री गोविंद पोदार ने स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के महत्व पर विचार रखते हुए डॉक्टर महात्मे की आत्मनिर्भर भारत पहल को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक बताया। डॉक्टर अनिल वाघ ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आत्मनिर्भर भारत की नींव बताते हुए मार्गदर्शन दिया। आचार्य संजय कटकमवार ने योग और मुद्राओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि साधना से राष्ट्र की शक्ति और संतुलन को बढ़ाया जा सकता है। श्री हफाज अली ने उन्नत जल प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से जल संरक्षण के महत्व पर जानकारी दी, जबकि श्रीमती संगीता वाल्दे ने महिला दृष्टिकोण से समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत निर्माण हेतु सार्थक सुझाव दिए। कार्यक्रम की प्रस्तावना एंजल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री यूसुफ उनाबी खान ने की। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शाइस्ता यासिम खान ने भावपूर्ण परिचय प्रस्तुत किया। श्री खान ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दृष्टिकोण को साकार करना ही हमारा संकल्प है। उन्होंने समृद्ध भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया और महिला सशक्तिकरण की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार श्री शमीम एजाज ने मनमोहक अंदाज में किया। मुख्य संचालक व प्रेरक दल के प्रमुख श्री प्रताप काशीकर, श्री अतीश अग्रवाल तथा एंजल फाउंडेशन के निदेशक श्री एजाज उनाबी खान, अक्सा खान, ज्योति मुदलियार, विपुल विजय ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा विदर्भ कार्यकर्ता सुनील चोखारे, अरुण केदार, प्रवीण राउत, नंद कुमार शेखर और चंद्रशेखर अरगुलेवार से जुड़े कार्यकर्ता भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। परेशानी अपने को लगती है कि पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन वो करते हैं जो जनता मांगती है। जनता लार्ज नंबर में मांगती है, जोरों से मांगती है। ये हमेशा होता है, जो जनता को चाहिए वो देना चाहते हैं वो। और जब तक कि हम यह इलेक्शन का मुद्दा न बनाए हेल्थ, वो हेल्थ के तरफ ख्याल देने वाले नहीं है। वो डिजीजेस के तरफ ख्याल देंगे क्योंकि उनको पता है वो फैमिली मेरे से हमेशा जुड़ जाती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ वहाँ ख्याल मत दो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, और ये जो बताया मैंने, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे इलेक्शंस में मैं ये बोलता हूँ कि ये आपने सबको पता ही है कि स्वातंत्र्य माझं जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, ऐसा जैसे हमने बोला था, वैसे ही हेल्थ इज़ माय राइट एंड आई शैल गेट इट। ये जब तक कि हम डिमांड नहीं करते, अब हेल्थ इज़ माय राइट भी नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं पैदा होते ही मैं बनूंगा। लेकिन अपने को ये भी सोचिए कि अपने को तो हेल्थ आप अपने मदर के गर्भ में रहते तब से चाहिए। तो ये बर्थ राइट नहीं है, दिस इज वूम राइट।
गर्भसिद्ध हक अधिकार है ये, गर्भसिद्ध, पैदा होने के बाद नहीं है, गर्भसिद्ध अधिकार है। और ये गर्भसिद्ध अधिकार की जब तक के हम डिमांड नहीं करेंगे तब तक के ये हमको मिलेगा नहीं। और ये जब तक के हम सब मिलके ये नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तब तक के ये मिलेगा नहीं। तो मेरे आप सबसे विनती है कि हम सब मिलके यह कहें कि हेल्थ इज़ माय वुम राइट, स्वास्थ्य मेरा भ्रूण सिद्ध अधिकार है, स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। ये जब तक के हम नहीं कहेंगे तब तक के ये हमें मिलेगा नहीं। समृद्ध भारत जब ही बनेगा जब हम सर्वधर्म समभाव से समृद्धि के लिए कार्य करेंगे। और ये उन्नति जब ही हो सकती है जब युवा लोग, महिलाओं का और किसानों का विकास होगा। और हम जहाँ के बासिंदे हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, उसका नाम विदर्भ है। सबसे पहले हमारा विदर्भ कैसे सशक्त हो, जहाँ हमने जन्म लिया, जिसका इतिहास 5200 साल पुराना भगवान कृष्ण का इतिहास है, आरवी कौंडल्यपुर से, और उसके हजारों साल पहले राम का रामटेक से इतिहास है। उसके बाद का इतिहास हमारे यहाँ देश की आज़ादी का इतिहास है, जहाँ पे महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, गाडगे जी, ऐसे अनेक लोगों का कार्यक्रम हमारे विदर्भ से रहा है। हमारा विदर्भ का इतिहास 1960 में जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने विदर्भ को देखा होगा कि उस समय हमारे यहाँ कितनी खुशहाली थी, एक भी किसान आत्महत्या नहीं होती थी, जहाँ की आज हजारों आत्महत्या हर माह होती है। आज विदर्भ क्या था और क्या है, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। यहाँ के नागरिक क्या थे और क्या है। आज का विषय प्रोग्रेस फॉर प्रॉस्पेरिटी। मैं चूँकि राधा कृष्णा हॉस्पिटल से आया हूँ, उस समृद्ध विदर्भ से भी मुख्य संयोजक के रूप में जुड़ा हूँ। हमारे अध्यक्ष कृष्णराव जी धार्मिक, वो वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर ठाकरे साहब, अनिल वाघ साहब, कटकमवार जी, ऐसे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग जुड़े हुए हैं। इसमें से ओलंपिक अवार्डी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डायरेक्टर भी जुड़े हुए हैं। और आज मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ शख्सियत ऐसा कार्य कर सकती है जो विदर्भ को नहीं, भारत को राह दिखा सकती है। जैसे कि हमारे अभी अब्दुल कलाम साहब की बात हुई। अब्दुल कलाम साहब जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हुए, उसके बाद जब भी मैं जात और पात की बात देखता हूँ तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। उसी प्रकार हमारे यूसुफ खान साहब और इरिगेशन के अंदर जिनका बोर्ड लगा हुआ है, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रोबोट के अंदर, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं चूँकि राधा कृष्णा हॉस्पिटल से आया हूँ, इसलिए संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। यह हॉस्पिटल ने अभी तक 4 लाख लोगों को कैंप के माध्यम से इलाज किया है। वो 40,000 निःशुल्क ऑपरेशन आज तक किए हैं। वह कोरोना के अंदर लगभग 32 दिन तक निःशुल्क खाना 2 टाइम, जो यहाँ से हमारे यहाँ भाई लोग बंद हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, उस समय रोज 2200 लोगों को खाना, उनको चप्पल और उनको देवरी तक छोड़ने की व्यवस्था राधा कृष्णा हॉस्पिटल ने की थी। जब ना कोई जात थी ना कोई पात थी, सिर्फ मैं तो यही कहूँगा, हम हिंदू भी है, हम मुसलमान भी है, पर इस सब के पहले हम बने अच्छे इंसान। यही मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, जो कि हमारे देश की है शान और जिसे संसार में मिले सम्मान। जब तक हमारे यहाँ से जात पात नहीं हटेगी, हमें शान और मान नहीं मिल सकता। आज का विषय है प्रोग्रेस फॉर प्रॉस्पेरिटी, विकास व समृद्धि। समृद्धि जब ही हो सकती है जब हमारे देश का हर वर्ग खुशहाल हो, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो। पर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ समानता बढ़ रही है। हम देखेंगे कि कुछ चंद लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति जा रही है। इससे क्या हमारा देश विकसित होगा? ये बहुत बड़ा विषय है। इस पे हमारे देश के महानुभावों को एक मंच पर आकर सोचना चाहिए। और जहाँ तक उन्नति की बात है, यह प्रयास व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो
या राष्ट्रीय लेवल पर हो, इसके लिए हमें सब एक मंच पर आना होगा। अभी अभी डॉक्टर साहब ने हेल्थ के परसेंटेज के बारे में बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा हेल्थ पे जो परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है वो अप्रॉक्सीमेट 1.1% है, जबकि दूसरे देशों में 4% है। और इतनी बड़ी संख्या के अंदर 1% यानी स्वास्थ्य पे होना कोई बहुत अनुचित है। और डॉक्टर साहब ने दूसरी बात बहुत ही अच्छी कही कि आदमी बीमार ही नहीं हो। इसी प्रकार सबसे दुर्भाग्य की बात है, हम स्वास्थ्य के लिए हमारा इंश्योरेंस कराते हैं तो जीएसटी लगता है। तो ये जीएसटी क्यों? हम हेल्थ की बात करते हैं उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पत्रकार बंधु है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि हेल्थ की इंश्योरेंस पॉलिसी पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जिसके बारे में हमने अनेक प्रकार के पत्र व्यवहार भारत सरकार से किए। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि देश के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ हमारे देश के अंदर जो हमारे इस देश के नेता है उनका भी डिप्रेशन का कुछ मापदंड नापा जाए जिससे देश स्वस्थ विकसित हो। डिप्रेशन के साथ एक दूसरा होता है, डिप्रेशन का उल्टा होता है, यानी हवा में, उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हमारे यहाँ डिप्रेशन भी है और एप्रिसिएशन में है, हवा में उड़ने वाले भी लोग बहुत हैं। तो इनका भी एक कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए। आज मैट्रिक के लिए, मैट्रिक के अंदर हमारे यहाँ के लोग परीक्षा देने जाते हैं जब मैट्रिक होते हैं, और कहीं भी हमें सर्विस चाहिए तो हमारी हेल्थ की परीक्षा होती है। और इसी प्रकार सभी का हेल्थ डिप्रेशन और एप्रिसिएशन हमारे यहाँ के नेताओं का हो तो हमारा देश जल्दी से विकसित होगा, यह मैं सोचता हूँ। और मैं राधा कृष्ण हॉस्पिटल से आया हूँ। जो समूह, आप राधा को कुछ हमारे मुस्लिम भाई है उसको आप संप्रदाय पे मत लीजिएगा। जैसे कि मोहम्मद साहब की बात समझने के लिए कुरान में जाना पड़ेगा, पर लोग कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। उसी प्रकार पुराण है, इसलिए हिंदू भाइयों को पुराण को भी समझने की ज़रूरत है, पर डेप्थ में नहीं जा पाते हैं। राधा के प्रेम को यदि आप समझेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और कृष्ण के कर्म को आप समझेंगे तो आपका जीवन विकसित हो जाएगा। और जहाँ राधा का प्रेम हो और कृष्ण का कर्म हो तो वीरान भी गुलिस्तान हो जाते हैं और ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। तो हमें जो अच्छे कार्य किए हैं उसको समझने की ज़रूरत है। हर धर्म के अंदर अच्छाइयाँ होती है, इसीलिए वो धर्म चलता है। पर मुश्किल से 0.1% लोग, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या मुसलमान के हो, यह ज़्यादा दुकानदारी कर रहे हैं। यह दोनों वर्गों को समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हेल्थ गर्भ सिद्ध अधिकार है, उसके लिए हमें आना चाहिए और हमें आपस में आत्मीयता उभरे। तो मैं यही कहूँगा, आत्मीयता के धागे दिल से दिल बुनते हैं, आत्मीयता के धागे दिल से दिल बुनते हैं। खामोशी नज़रों में अनकहे रिश्ते चुनते हैं। एक मुस्कान, एक बात, बांधे बंधन गहरा, आत्मीयता का आलम हर पल बनाए न्यारा। तो हम आपस में आत्मीयता रखें, हम मानवता रखें, इंसानियत रखें। आज का कार्यक्रम सिर्फ करना एक उद्देश्य नहीं है, ये एक विज़न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का। कलाम साहब का जो भारत रत्न और उसके बाद में मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिनका नाम सुनते ही आज हमारे मन में और तन में एक ऊर्जा हो जाती है। उनका विज़न, उनकी जो शिक्षा और उनकी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा है जैसे कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। अभी मुझे हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल अवार्ड भी मिला है, और अभी 15 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्र गौरव पुरस्कार के लिए भी मुझे अभी मिला है हाल ही में। तो
ये एक गर्व का पल है और मुझे लगता है कि अवार्ड से बढ़कर, जैसे मेरी वाइफ ने बताया, मैं अवार्ड को इतना महत्व नहीं देता हूँ। मेरा अवार्ड वही है जो मैं राष्ट्र की सेवा करता हूँ, लोगों की लाइफ चेंज करने का काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाना हम लोग सिखा रहे हैं। कैसा है, बड़ी बड़ी बातें करने से जो है वो राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण करने के लिए समृद्ध भारत बनाना, समृद्ध राष्ट्र बनाना, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना, इसके लिए हमको ज़मीन पे उतर के काम करना ही पड़ता है। और ये काम करने के लिए हमको अपने आप को जो है खपाना पड़ता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा शेर अभी मेरे जहन में आ रहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को कि गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। एक बीज भी जो है जब तक कि अपने अस्तित्व को नहीं मिटाता है, ज़मीन में नहीं जाता है, एक कोपल नहीं फूटती है, एक पौधा नहीं बनता है, एक वृक्ष नहीं बनता है। उसी प्रकार हमको आपको जो है समाज के उद्धार के लिए, एक सक्षम भारत बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमको आपको मिल के प्रयास करना पड़ेगा। एक इंसान जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसे हम कहते हैं, या और भी जितने भी लोग गुजरे हैं, उन्होंने आज समाज के निर्माण के लिए जो है अपना सब कुछ लगा दिया। हम आज हमारा अपना क्या लग रहा है? हम अगर अपने आप को देखें, हम लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियंस पे ब्लेम करते हैं, हम गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हैं, हम लोगों पे ब्लेम कर रहे हैं। अरे हमको अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, पहले तो हमको ये देखना है। इंडिविजुअल लेवल पे हमारा क्या राष्ट्र में कंट्रीब्यूशन है, हमको अपने आप से ये पहले प्रश्न करना है कि हमारा अपना क्या लगा हुआ है इस राष्ट्र के अंदर में। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों की तरफ ना देखें, हम अपनी स्वयं अपने आप से शुरुआत करें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान अपने आप में एक NGO है। उसको किसी NGO में आने की, कार्यकर्ता बनने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सोशल वर्कर ही हो। हम हर लम्हा अपने आप को जो है वो सोशल वर्कर, लोगों, समाज के हित के अंदर में काम कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत है हमारे अपनी इच्छा शक्ति की। आज ईश्वर की कृपा से मैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर में स्लम एरियाज़ में जा के 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट ईश्वर ने बनाना सिखाए हैं। वो मैं निःशुल्क, निस्वार्थ भावना से सिखा रहा हूँ। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जो है अभी तक के 5,500 से ज़्यादा महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है हर इंसान को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़े बड़े ऑडिटोरियम, बड़े बड़े बातों से जो है राष्ट्र निर्माण नहीं होता। इसके लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। और इसी के एक दीपक जलाने के लिए, इसी को लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए आज हमने यहाँ पे कलाम साहब के उसमें याद में और सब NGOs ने मिलके आज यहाँ पे हमने कार्यक्रम रखा है कि हमको सबको मिलके समाज कल्याण के लिए आगे आना पड़ेगा। और जिसके अंदर में जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट आगे समाज में सिखाने के लिए यूज़ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही जैसा टैलेंट आता हो। जिसको जो आता है वो आगे बढ़ाने का प्रयास करे और समाज को एक सक्षम बनाते हुए आगे बढ़े। अभी साथ ही साथ हमारा जो एक मोटो है लाइफ का, वो है बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। ये 3 चरणों के अंदर में हमने अपने जीवन को जो है समर्पित किया है। उसमें शिक्षा के साथ पहले जो है सबसे पहले हेल्थ है। हमारी हेल्थ अच्छी होना चाहिए, उसके बाद में ही हम सब काम कर पाएंगे। तो नागपुर शहर के अंदर में आज कम से कम 16-17 हॉस्पिटल के साथ में आज हमने टाई अप करके गवर्नमेंट की योजनाओं के अंदर में पिछले 15-16 सालों से हज़ारों लोगों का फ्री ऑपरेशन करवाया है, जिसके अंदर में हार्ट के ऑपरेशंस है, कैंसर के ऑपरेशंस है, किडनी स्टोन्स है और मोतियाबिंद के ऑपरेशंस है और बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशन। डेली मुझे कॉल आते रहते हैं। मेरा 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है। 24 घंटे इंसान को एक्टिव रहना जो है ये ज़रूरी है। एक्टिव सोशल वर्क का कोई टाइम नहीं होता। हमारा अपना पूरा जीवन ही सोशल वर्क है। ये उस प्रकार हो रहा है जैसे एक नदी होती है। नदी जहाँ जहाँ से गुज़रती है वो लोगों को फ़ायदा पहुँचाती जाती है। हमारा अपना अस्तित्व, जीवन भी एक नदी के समान होना चाहिए। इंसान जहाँ से गुजरे वहाँ से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करे कि अपने कारण 4 पैसे की इनकम हो जाए, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, किसी के जीवन में खुशहाली आ जाए। इससे बढ़ के कोई एक सोशल वर्क नहीं हो सकता। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम चालू है और हज़ारों लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी मेरी एजल फाउंडेशन की टीम, मेरा पूरा परिवार, पूरा मेरी
पूरे जितने वॉलेंटियर्स, पूरे कार्यकर्ता, मैं सबका आभारी हूँ, क्योंकि ये अकेले मेरे से संभव नहीं हो सकता। ये पूरा सफलता का श्रेय मैं पूरी अपनी एजल फाउंडेशन की पूरी टीम को देता हूँ, जिसके कारण जो है आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और जिसको भी अगर अपने एरिया में अपना कहीं कोई कैंप लेना है तो वो आप एजल फाउंडेशन से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग निःशुल्क सिखाते हैं और महाराष्ट्र में जहाँ भी बोले वहाँ भी जाके हम लोग जो है पूरा इसका कार्य कर रहे हैं और एक समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत के तरफ में अपने प्रयासों को, कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की शिक्षा को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी महिला विंग सांभाळते आणि महिलांच्या ज्या समस्या आहे, महिलांना आत्मनिर्भर कसं बनवलं पाहिजे। भारतामध्ये 50% महिला आहेत आणि त्यांना समोर यायसाठी किंवा त्यांना आत्मनिर्भर व्हायसाठी, सक्षम व्हायसाठी कोणाच्या तरी सपोर्टची गरज असते। चूल आणि मूल सांभाळता सांभाळता खूप कमी मोजक्या महिला, मला असं वाटते, त्या आता आपण म्हणतो चंद्रावर गेल्या, अंतराळात गेल्या, प्राईम मिनिस्टर झाल्या, राष्ट्रपती झाल्या, पण खूप मोजक्या महिलांनी विकास केलेला आहे। आज भारत देश 75 वर्षाच्या वर, आज आपलं स्वातंत्र्य आपल्याला मिळालं तर 79 वर्ष झाले, पण 79 वर्षामध्ये फक्त मोजक्या महिलांनी आपला विकास केलेला आहे। तर महिलांसाठी सगळ्यांनी पुढे यावं, त्यांना सपोर्ट करावं अशी माझी आग्रहाची सगळ्यांना विनंती आहे। पुरुष मंडळींनी सुद्धा महिलांना समोर येण्यासाठी प्रेरित करावं आणि त्यांना सपोर्ट करावा। आम्ही आमच्या समृद्ध विदर्भ, समृद्ध भारततर्फे महिलांच्या विकासासाठी पूर्ण कटिबद्ध आहोत। आम्ही खूप वेगवेगळे प्रोग्राम्स राबवतो। आमचं ऑफिस टेलिफोन एक्सचेंज चौकला आहे आणि त्या ऑफिसमधून पूर्ण शासकीय योजना राबवल्या जातात। महिलांना स्वयंरोजगारासाठी प्रेरित केलं जाते, त्यांना उद्योजिका कशा बनतील। आमचं स्वप्न आहे येत्या 4 महिन्यामध्ये 1000 महिला उद्योजिका असतील आणि पुढच्या काळामध्ये 1000 काय 1,00,000 महिलांना आम्ही आमच्या समृद्ध भारत आणि समृद्ध विदर्भातर्फे त्यांना डेव्हलप करू आणि त्यांना रोजगार देऊ आणि त्यांना उद्योजक बनवू, हा आमचं स्वप्न आहे। आणि जसं डॉक्टर अब्दुलजी कलाम यांचे जे स्वप्न होते, भारत एक विकसित राष्ट्र बनावं, केवळ आर्थिकदृष्ट्या नाही तर सामाजिक, वैज्ञानिक आणि नैतिकदृष्ट्यासुद्धा भारताचा विकास व्हावा, अशी त्यांची जी संकल्पना होती ती आम्ही आमच्या समृद्ध विदर्भातर्फे आता त्यांची मोहीम आम्ही पुढे नेण्याचं काम चालू केलेलं आहे आणि लवकरच ते आम्ही पूर्ण करू। त्याचप्रमाणे त्यांची इच्छा होती विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि टेक्नॉलॉजी याला त्यांनी महत्त्व दिलं होतं आणि नवीन पिढीला ज्ञानसंपन्न बनवलं पाहिजे अशी त्यांची इच्छा होती। तर जोपर्यंत युवा वर्ग शिक्षित होत नाही, डेव्हलप होत नाही आणि त्यांची विचारशक्ती वाढत नाही, तोपर्यंत आपल्या देशाचा विकास शक्य नाही। तर तरुण पिढीने शिक्षण घेऊन पुढे यावे आणि स्वतःचा विकास करावा आणि स्वप्न असं पाहावं, जे आपण जे झोपेमध्ये पाहतो ते स्वप्न नसावं, तर स्वप्नामुळे आपली झोप उडावी असं स्वप्न आपण पाहावं, तर आपल्या देशाचा विकास शक्य आहे। त्याचप्रमाणे शेतीला सुद्धा, शेती आणि आरोग्य याकडे सुद्धा विशेष त्यांची इच्छा होती की शेती आणि आरोग्य क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्ण व्हावे आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाला त्यांनी विशेष महत्त्व दिलं होतं। तर आम्ही हे मुद्दे घेऊनच आमचं विजन आहे, आम्ही स्वदेशी माल बनेल आणि सगळं विदेशी माल, आता सगळे लोक विदेशी मालाला महत्त्व देतात, पण आमच्या महिला बचत गटाने, माझ्याकडे 1000 महिला बचत गट आहे, गेल्या 25 वर्षापासून मी महिलांसाठी काम करते, त्यांना कसं वर आणायचं, बचत गटाच्या माध्यमातून कसं सक्षम करायचं हे काम आम्ही गेल्या 25 वर्षापासून करत आहोत। तर महिलांनी तयार केलेल्या मालाला बाजारपेठच नाही किंवा काही त्यांना असं त्यांचं नॅचरल असतं तरी पण त्याला महत्त्व नाही, तर आम्ही आमच्या समृद्ध विदर्भाच्या माध्यमातून 1000 उद्योजिका बनवून त्यांना स्वयंरोजगार देऊन त्यांचा तयार केलेला माल कसा विकला जाईल याचा आम्ही पूर्ण प्लॅन करू आणि महिलांना सक्षम करण्यासाठी आमचे पूर्ण प्रयत्न राहतील। मी खूप वेळ न घेता आयोजकांचं खूप आभार मानते। विविधतेने रंगलेल्या या कार्यक्रमामध्ये आयोजकांनी खूप छान असं सुंदर असं इथं चित्रण केलं आणि मस्त
छान वातावरणामध्ये हा कार्यक्रम झाला. त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी तुमचे सगळ्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. जय हिंद.